ये इंडियन पॉलिटी का एक और टॉपिक देखते हैं हम लोग, जिसका नाम है केंद्र राज्य संबंध। ये टॉपिक जो है ये न केवल प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे इसमें फैक्चुअल डेटाज हैं जो प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेसिकली ये जो टॉपिक है ये मेंस का टॉपिक है। ठीक है, तो समय को बर्बाद ना करते हुए सीधे चलते हैं अपन टॉपिक में। टॉपिक का नाम बताया था आपको, केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन। ठीक, अब जब केंद्र और राज्य संबंधों की बात की जाती है तो इसको समझने के लिए हम लोग तीन बिंदुओं के अंतर्गत जब अध्ययन करते हैं तो ये चीजें बिल्कुल हम लोगों को क्लियर हो जाएंगी। अब चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं केंद्र राज्य संबंध भारत के संदर्भ में, और भारत जो है ये एक संघीय संविधान को रखता है। ठीक है, यह संघीय संविधान के अनुसार संचालित हो रहा है। तो अब देखते हैं ये तीन बिंदु कौन से हैं: विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। अब चूंकि संघीय संविधान जो होता है, जब संविधान कोई संघीय होगा तो उसमें शक्तियों का विभाजन होता है। वही चीज यहाँ देखने को मिल रही है, शक्तियों का विभाजन, यानी विधायी शक्तियां उनका विभाजन। प्रशासनिक संबंधों में देखेंगे हम लोग कि प्रशासनिक शक्तियां हैं उनका विभाजन कैसे किया गया है, और इसी प्रकार वित्तीय संबंधों में जो वित्तीय शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के मध्य किस प्रकार किया गया है। हाँ, न्यायिक शक्तियां हैं, इसका विभाजन भारत में नहीं किया गया है, क्योंकि भारत में एकल न्यायिक व्यवस्था है। मतलब पूरे देश में चाहे वो केंद्र हो या कोई राज्य हो, सभी में एक ही प्रकार के कानून लागू होते हैं। ठीक, सीधे चलते हैं अब पहले वाले, यानी पहले हम लोग देखेंगे विधायी संबंध। ठीक, अब विधायी संबंध की जब बात करेंगे तो विधायी संबंध जो है ये संविधान के भाग 11 में आर्टिकल 245 से लेके आर्टिकल 255, वो चीज लिखी है मैंने, भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र और राज्यों के विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है। केंद्र और राज्य के जब विधायी संबंधों की बात करेंगे तो इसको भी हम लोग 4 पॉइंट्स में डिवाइड करके समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहला क्या है, केंद्र व राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार। दूसरा, विधायी विषयों का बंटवारा। तीसरा, राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। और अंतिम में है राज्य के विधायी मामलों में केंद्र का नियंत्रण। ठीक, फर्स्ट से शुरू करते हैं, केंद्र व राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार। मतलब क्या है इसका? कहने का मतलब ये है कि केंद्र सरकार या भौगोलिक सीमा क्या है जहां तक कानून बनाए जा सकते हैं, यानी केंद्र सरकार की कानून बनाने की भौगोलिक सीमा क्या है, इसी प्रकार राज्य सरकार की। हालांकि हम लोग यहाँ पे सरकार यूज कर रहे हैं, होना क्या चाहिए, जब केंद्र की बात होगी तो संसद, और जब राज्य की बात होगी तो राज्य विधानमंडल, क्योंकि कानून तो यही लोग बनाते हैं। ठीक, तो पहली चीज केंद्र की बात करेंगे तो केंद्र में कौन बना रहा है? संसद। और संसद का विधान या संसदीय विधान का क्षेत्रीय विस्तार कहां तक है? संपूर्ण भारत, यानी संसद पूरे भारत के लिए कानून बना सकता है या भारत के किसी स्थान विशेष के लिए कोई कानून बना सकता है। अगला, राज्य विधानमंडल जो है ये कहाँ के लिए? राज्य विधानमंडल अपने राज्य की जो भौगोलिक सीमा है उसके लिए, या संपूर्ण राज्य कह सकते हैं, या अपने संपूर्ण राज्य के किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास है। अब इसके अलावा एक और चीज आती है अलग से, जिसको बोला जाता है अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान। अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान ऐसा समझेंगे, ऐसा कोई क्षेत्र जो न तो किसी राज्य में आ रहा है न भारत में आ रहा है, तो उसके लिए कानून कौन बनाएगा? तो उसके लिए कानून बनाएगा संसद। ऐसा क्षेत्र के लिए कानून बना कैसे सकता है? बना सकता है, मान लीजिए ऐसा कोई क्षेत्र जिसको भारत ने तुरंत अभी जीत लिया है ना, अभी भारत के नक्शे में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन आज के आज जीत लिया है तो भारत में तो आ गया, तो अब उसके लिए विधान कौन बनाएगा? संसद। इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान को, जैसे भारत से बाहर किसी भारतीय की कोई प्रॉपर्टी है, तो भारत के भौगोलिक क्षेत्र में तो नहीं है, उसने मॉरिशस में कोई जगह खरीद ली, नेपाल में कोई जगह खरीद ली है ना, या किसी भी ऐसी जगह, सिंगापुर में कोई आइलैंड ले लिया है, ठीक है, तो वो भारतीय का, तो उस क्षेत्र के लिए अगर कोई कानून बनाना है तो वो बनाएगी देश की संसद। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं विधायी विषयों का बंटवारा। तो देखिए, संविधान में
जो विधायी विषयों का बंटवारा बिल्कुल स्पष्ट रूप से कर दिया गया है 7वीं अनुसूची में, है ना। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। इन सूचियों में क्या है कि भाई कुछ सूची है जिन पे केंद्र सरकार या संसद बनाएगी, कुछ है इनमें राज्य विधानमंडल बनाएगी। ठीक, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची को यूनियन लिस्ट बोला जाता है, राज्य सूची को स्टेट लिस्ट और समवर्ती सूची को कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक, संघ सूची जैसा कि नाम है संघ, तो सीधी सी बात है संसद के अधीन होगी। संघ सूची में कैसे विषय रखे जाएंगे, जो राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे रक्षा, विदेश, संचार, जनगणना, समझ रहे हैं, आणविक ऊर्जा, इस तरह के जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं ये संघ सूची में रखे गए हैं। और इन विषयों की संख्या वर्तमान में 98 है। मूल संविधान में 97 थे। ठीक है, तो ये जो विषय हैं इन पर कानून बनाने का जो शक्ति है या अधिकार है वो संसद के पास है, संघ सूची के विषय। अगली चीज राज्य सूची। राज्य सूची में कौन से विषय होंगे, ऐसे विषय जो स्थानीय महत्व के हों, जैसे पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य, सार्वजनिक व्यवस्था आदि। ये सारे जो विषय हैं इन पर कानून बनाने का अधिकार जो है ये राज्य विधानमंडल के पास है। और इनकी जो वर्तमान संख्या है ये 59 है। पहले ये 66 हुआ करती थी, यानी 66 थी, अब घट के हो गई है 59। ठीक, अब अंतिम है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें क्या है, इसमें देखिए, इसमें उन विषयों को रखा गया है जिनमें संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर किसी प्रकार का कोई टकराव होता है तो संसद द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। इसमें किस प्रकार के विषय रखे गए हैं, जैसे शिक्षा, आपराधिक कानून प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, इस तरह की चीजें इसमें रखी गई हैं समवर्ती सूची में। वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं और मूल संविधान में इसमें थे 47। यानी समवर्ती सूची में जो विषय मूल संविधान में थे उससे बढ़ गए और राज्य सूची में जितने विषय थे उससे घट गए। ये एक में नोट लिखा है कि 42वां संशोधन हुआ था 1976 में। इसमें क्या हुआ था, 5 विषय जो राज्य सूची से निकाल के समवर्ती सूची में डाल दिए गए। तो ये विषय क्या है, एक तो शिक्षा ही है, वन है, फिर वन्य जीव संरक्षण है, नाप तौल है, पक्षियों का संरक्षण, इस तरह के ये 5 विषय थे जो राज्य सूची से निकाल के समवर्ती सूची में डाल दिए गए। ठीक, 7वीं सूची में ये 3 सूचियां आ गई। अब इसके बाद ऐसा भी तो होगा, जितने भी विषय हैं क्या ये इतने ही रहेंगे, जैसे जैसे देश की परिस्थितियां बदलेंगी, विकास की धारा में हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत से नए विषय भी उत्पन्न होंगे। तो उन विषयों को कहाँ रखा जाएगा, तो उन विषयों के लिए बात कर दी गई है अवशिष्ट शक्तियाँ, इसको बोलते हैं रेसिड्यूअल पावर्स। ठीक, अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत उन विषयों को रखा जाता है जो उपरोक्त तीनों सूचियों में से किसी भी सूची में सम्मिलित नहीं की गई है। ऐसे विषयों को कहाँ रखा जाएगा, अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत। और अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत रखे गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ इसको है, संसद को है। ठीक, तो चीज हो गई यहाँ वाली। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, अब अगली हेडिंग क्या है, राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान का मतलब यह है कि राज्य सूची में रखे गए विषयों पर संसद द्वारा कानून बनाना। यहाँ पे अपन ने पढ़ा राज्य सूची में जो विषय रखे गए हैं इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल के पास है। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं कि राज्य सूची में रखे गए विषय, लेकिन इनमें कानून कौन बना रहा है, संसद। तो ये क्या है, ये निम्नलिखित 5 परिस्थितियां या 5 स्थितियां हैं। और ये भी ऐसी स्थितियां कि आपातकालीन स्थितियां समझ लीजिए, इसको नॉर्मल नहीं है। ये 5 ही स्थितियां हैं जिनमें राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है। ठीक, एक करके अपन इसको समझते हैं। ठीक है,
पहला क्या है, राज्यसभा के प्रस्ताव पर यदि राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे, कैसा प्रस्ताव कि भैया फला फला जो विषय हैं ये अत्यंत राष्ट्रीय महत्व के हैं और इन पर कानून संसद को ही बनाना चाहिए, तो फिर संसद बना सकती है इन पर कानून। बात समझ में आई? ये जो है ये होता है आर्टिकल 249, आर्टिकल 249 के तहत। अच्छा, राज्यसभा प्रस्ताव जो पारित करती है ये कैसा होता है, विशेष प्रस्ताव होता है। विशेष प्रस्ताव कहने का मतलब राज्यसभा में उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 जो कि कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक हो। ठीक है, ये बात किसमें की गई है, आर्टिकल 249 में। अगली चीज है राष्ट्रीय आपातकाल। यहाँ पे क्या बात हो रही है, यानी जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो देश में तब भी संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ये बात करता है आर्टिकल 250। ठीक, अगली चीज राज्यों के अनुरोध पर, यानी राज्य खुद अनुरोध करें। कितने राज्य, कम से कम 2 से अधिक राज्य, है ना, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर संसद के समक्ष ये अनुरोध करें कि आप हमारे लिए कानून बनाइए। कैसा, इन विषयों पर, वो विषय भी बताएंगे कि ये विषय हैं, इन पर कानून बनाइए। तब संसद चाहे तो इनके लिए कानून बना सकता है। आर्टिकल 253 252 में बात की गई है, सॉरी 252 में। ठीक, और ये जो कानून बनाएगा संसद, ये केवल उन्हीं राज्यों में लागू होगा जिन्होंने ऐसा अनुरोध किया है। ऐसा नहीं कि अनुरोध 2 या 3 राज्यों ने किया और सब पर लागू हो गया। जिन्होंने अनुरोध किया था उन्हीं पर ये लागू होगा। ठीक, अच्छा, ये राज्यसभा के प्रस्ताव पर संसद बनाती है तो ये 1 साल तक वैलिड रहेगा। राष्ट्रीय आपातकाल के समय जब संसद कानून बनाती है तो आपातकाल खत्म होने के 6 महीने बाद तक वैलिड रहेगा। ठीक, और ये राज्यों के अनुरोध पर। अगली चीज है अंतर्राष्ट्रीय समझौते। मान लीजिए भारत देश किसी देश अन्य देश से कोई समझौता करता है और उस समझौते या संधि को लागू कराने के लिए राज्य सूची के किसी विषय पर अगर नियम बनाने की आवश्यकता, कानून बनाने की आवश्यकता है तो संसद ये कानून बना सकता है आर्टिकल 253 के तहत। अंतिम में है राष्ट्रपति शासन। ठीक, जब आर्टिकल 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद के पास ये अधिकार है कि उस राज्य के लिए कानून बना सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अंतिम जो है हेडिंग, राज्य के विधायी मामलों में केंद्र का नियंत्रण, यानी राज्य विधानमंडल जब कोई कानून बनाता है तब केंद्र का या संसद का क्या नियंत्रण होता है। तो इसको देखिए, पहली स्थिति क्या है कि राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए सुरक्षित राज्य विधेयक, यानी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक है, उस विधेयक को राज्यपाल यदि चाहे तो राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए सुरक्षित रख सकता है। यानी चाहे तो राज्यपाल तो खुद ही पास कर दे और विधेयक जो है वो कानून बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, लेकिन अगर उसको लगता है कि इस विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति मिलना आवश्यक लग रहा है उसको, तो वो विधेयक को रख लेगा राष्ट्रपति की अनुमति के लिए या राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए। ये होता है आर्टिकल 200 के तहत। ठीक, और जब वो राष्ट्रपति के पास वो विधेयक जाएगा तो राष्ट्रपति के पास सभी प्रकार की वीटो शक्तियां भी होंगी, जो चाहे वो उस विधेयक का राष्ट्रपति करे। ठीक, अब देखेंगे राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति वाले विधेयक, यानी राज्य विधानमंडल ऐसा नहीं कि कोई भी विधेयक ला सकता है। कुछ विधेयक ऐसे भी होते हैं जिसके लिए, यानी जिनको प्रस्तुत करने के लिए ही राष्ट्रपति की संस्तुति की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति पहले संस्तुति दे देगा, उसके बाद ही ये राज्य विधानमंडल में विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इससे व्यापार वाणिज्य में प्रतिबंध लगाने वाला कोई विधेयक है ना, जैसे भूमि अधिग्रहण से संबंधित कोई विधेयक, तो इस प्रकार के जो विधेयक हैं वो डायरेक्ट राज्य विधानमंडल में नहीं लाए जाएंगे, बल्कि
उसको लाने के लिए पहले राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति आवश्यक है। और अंत में वित्तीय आपातकाल के दौरान जब देश में आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लागू हो तो राष्ट्रपति चाहे तो क्या कर सकता है, राज्य के जो वित्त विधेयक या धन विधेयक हैं उनको रोक सकता है। ठीक, तो ये तो था केंद्र राज्य संबंधों में विधायी संबंध।